हेलो, कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी लोगों का एग्जाम तो कंप्लीट हो गए। अब खूब आप लोगों ने एक दो दिन रिलैक्स भी कर लिया। और देखो आरपीसी ने क्या किया, पेपर भी अपलोड कर दिया बाद। देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इंग्लिश का पेपर टफ आया था, या मान लो जब जो भी था टफ था इजी था। तो आज हम क्या करेंगे, उसी का सोल्यूशन करके देख लेते हैं कि वो टफ था या इजी था या कैसा था। कि जो हमने आपको पढ़ाया उसमें से कुछ आया नहीं आया, है ना, आपको कितना फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। वो अब इस वीडियो में हम सब वही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आज पेपर तो साइट पे अपलोड हो गए, तो डाउनलोड करके, क्योंकि देखो इतने दिन तो जो थोड़े बहुत क्वेश्चन थे वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे बच्चों के ना। तो उसके अकॉर्डिंग तो सोल्यूशन करवा पाना इतना पॉसिबल नहीं था। बट अब जो पेपर आ गया तो मैं आपको अच्छे से उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई आपसे क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई है, कितने मार्क्स आएंगे, मतलब आपको ठीक ठाक आइडिया उससे लग जाएगा। तो देखो क्या करेंगे अपने मेंस सॉल्यूशन आर एस 2023 किसका, पेपर 4 के इंग्लिश का, पेपर 4 और इंग्लिश, है ना, उसका क्या करेंगे अपने सॉल्यूशन करेंगे। अभी देखो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए भी होंगे जो इस सॉल्यूशन वीडियो को देखेंगे। मेरा नाम अभिषेक है, मैं जेएनयू नई दिल्ली से पास आउट हूँ और मैं एक्साइज के अंदर इंस्पेक्टर हूँ। और देखो इसका इंडेक्स है, क्या करेंगे हम, क्योंकि देखो जैसा आपके एग्जाम में आता है उसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ग्रामर को डिस्कस करेंगे। जो जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के उसमें क्या आया वो कैप को करेंगे। ट्रांसलेशन में आपको बताऊंगा, और देखो थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन और कंपोजिशन को भी डिस्कस कर लेंगे। और देखो वेलकम टू कनेक्ट सिविल्स, है ना, आप कनेक्ट सिविल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जो कुछ भी कैसा भी अपडेट होगा सब आपको वहाँ टाइम टाइम पे मिलता रहेगा। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ आपको पूछना हो, तो आप कनेक्ट सिविल पे अपने चैनल पे जाके उसकी बायो के अंदर है ना लेट्स कनेक्टेड पे मैसेज कर दिया करो। और देखो आप लोगों को एक एक अच्छी बात और बताता हूँ। पहले देखो अपने ना, आपने पुराने वीडियो में देखा होगा, अपने कितने सब्सक्राइबर थे, 6-7 हज़ार ना। अभी देखो अपने खूब मतलब खूब लोग अपने से जुड़ रहे हैं ना, लगभग ऑलमोस्ट देखो 20,000 होने वाले हैं। और ये सभी जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब किसी बच्चे को इवन कह के भी ज्वाइन नहीं करवाया। सब अब मोस्टली बच्चों ने अपनी मर्जी से ही ज्वाइन किया, धीरे धीरे करते करते ना। तो अपनी ये जो फैमिली है कनेक्ट सिविल्स की खूब बड़ी होती जा रही है। तो चलो आपका ज़्यादा टाइम ना खराब करके अपने क्या करते हैं, अब उस पेपर को देखते हैं पूरा। देखो सबसे पहले तो 10 क्वेश्चन किसके आते हैं, आपके आते हैं ग्रामर के, है ना। तो अब बच्चों ने बोला कि सर वो सीक्वेंस में नहीं थे। कौन सी सीक्वेंस, जो हमने होती है ना, आर्टिकल, डेटरमिनर और प्रीपोजिशन, टेंस, मॉडल, एक्टिव पैसिव और नरेशन, इस सीक्वेंस में नहीं थे। तो देखो अगर कोई बात इस सीक्वेंस में नहीं थे उससे कोई ज़्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था जब ये पढ़ाया था तब, कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में एरर का ना पता चले तो क्या करना है, इस सीक्वेंस की हेल्प लेनी है ना। देखो अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है तो थोड़ा सा सोचो कि यार क्वेश्चन नंबर 4 किसका होगा, मोस्टली मान लो टेंस का होगा। अगर आपको एरर का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है तो उसकी हेल्प ले लेनी, इसको इसलिए इसलिए इसको याद करना था आपको। बाकी कोई बात नहीं, अगर सीक्वेंस नहीं है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर चीज़ें थोड़ी ठीक ठाक आती है तो वो हो जाएगा। और देखो मैं आपको बताऊं कि मुश्किल नहीं था, पेपर मुश्किल नहीं था। ऐसा आप मत सोचो इतना कि बहुत मुश्किल था। पेपर मतलब ठीक था, इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब मैं आपको एक एक सॉल्यूशन करवाऊंगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि चीज़ें क्या थी। अब देखो पहले क्वेश्चन 1 से 10 करते हैं, है ना, जो क्वेश्चन किसके थे, एरर के। अब देखो फर्स्ट ही क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है। देखो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन किसका होगा, या तो आर्टिकल का होगा या फिर डिटरमिनर का होगा। अब देखो इसमें क्या लिखा है ना, देर इज ए ग्रेट डील मच देन। अब देखो टी एच एन देन आता है ना। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैंने आपको जब डेटरमिनर पढ़ाया था ना, जब मैंने आपको डेटरमिनर्स पढ़ाए थे उसके अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये मच मोर सब पढ़ाया था मैंने आपको उसके अंदर, है ना। तो देखो मच के साथ कभी देन थोड़ी आता है, देन किसके साथ आता है बताओ, मोर के साथ आता है। तो आपको क्या लिखना था यहाँ पे, मच को काट के आपको लिखना था MORE, मोर देन, बस। आपको क्या लिखना था, आपको मोर देन लिखना था। एक मिनट में तो मच की जगह आपको क्या लिखना है, मोर लिखना है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि पीछे क्या लिखा है, देन लिखा है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये मैंने आपको पढ़ाया था बकायदा, डिटरमिनर्स में मैंने आपको ये पढ़ाया था, है ना। आपको थोड़ा सा देखो अपना अप्लाइड माइंड तो वहां रखना ही पड़ेगा चीजों को यूज करने के लिए ना। अब अगला देखो ये क्या लिखा है, वन, है ना। वन का मतलब क्या होता है, एक, है ना। अब देखो बहुत सारों में से एक की बात होगी, वन ऑफ दी। अब वन ऑफ दी गर्ल थोड़ी ना होगा, क्या होगा सोचो, वन ऑफ दी गर्ल्स होगा। क्या होगा, वन ऑफ दी गर्ल्स, है ना। क्योंकि देखो बहुत सारी लड़कियों में से एक, है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, वन ऑफ दी गर्ल्स।
वन ऑफ द गर्ल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका तो मतलब ही एक लड़की है और आगे भी एक लिखा है, तो एक में से एक लड़की क्या होगी, नहीं हो सकती ना। बहुत सारी लड़कियों में से एक, वन ऑफ दी माई स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों में से एक, है ना, ऐसे कुछ भी। वन ऑफ दी इंडियन सिटीज, भारत के बहुत सारे शहरों में से एक क्या है, एक बहुत साफ है, इंदौर जैसे बहुत साफ है ना, ऐसे वन ऑफ दी। वन ऑफ दी के बाद हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। अब देखो ये लिखा है वन ऑफ द गर्ल नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, गर्ल्स आएगा, वन ऑफ द गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की, है ना, उसने। अब देखो, अब कुछ किसी ने क्या मतलब, कुछ टीचर ने जो सॉल्यूशन कराया उसमें मतलब क्या बता दिया ना, एक मिनट रुको, थोड़ा सा काम नहीं करा, कि कि यहाँ पे हर्ट की जगह क्या लिख दिया, हर्ट्स। देखो, है ना, देखो यहाँ पे हर्ट्स नहीं आएगा, क्योंकि देखो हर्ट होती है फर्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, HURT, हर्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, HURT, हर्ट, है ना। यानी कि तीनों फॉर्म सेम होती है, हर्ट हर्ट हर्ट। अब देखो, अब जिन्होंने सॉल्यूशन डाला या किसी ने बताया तो उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ वन आया तो सिंगुलर है, सिंगुलर की वजह से इसको भी क्या कर दिया, सिंगुलर बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो इसको सिंगुलर नहीं बनाना है, क्योंकि ये क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्योंकि देखो हर्ट करना क्या होता है, किसी का दुख पहुंचाना। वन ऑफ द गर्ल्स यानी कि बहुत सारी लड़कियों में से एक, है ना, उसने क्या किया, खुद को मतलब जो भी मतलब चोट लगा ली, कुछ भी कर लिया, हर सेल्फ क्लाइंबिंग आउट ऑफ द विंडो, यानी कि खिड़की से बाहर निकल के कूदते समय खुद को क्या कर दी, उसको चोट लग गई। देखो अगर आप इसको प्रेजेंट सिंपल में लिखोगे ना, अगर इसको आप हर्ट्स कर दोगे यहाँ पे, तो उसका मतलब पता है क्या हो जाएगा, ये उसका रोज का काम है, वो क्या करती है, रोज खुद को चोट लगा लेती है ना। बट ऐसा नॉर्मली मतलब एक कॉमन सेंस की चीज है, ऐसा नहीं किया जाता है। ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ कि वो लड़की किसी दिन खिंडो मतलब सॉरी विंडो से बाहर कूद रही होगी, तो क्या हुआ होगा उसको, कि उसको चोट लग गई होगी, है ना। ऐसा ऐसा कोई इंसान जानबूझ के नहीं करता कि रोज विंडो से बाहर कूदता है और खुद को चोट लगाता है। थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना है अपने को, उसको प्रेजेंट सिंपल में नहीं लिखना है। आप एक बार सोच के देखो, अगर आप इसको प्रेजेंट में लिख दोगे हर्ट्स, तो उसका मतलब हो जाएगा बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की ऐसी है, वो क्या करती है, रोज खिड़की से कूदती है और खुद को क्या कर चोट लगा लेती है। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में सेंटेंस क्या है यार, इन लड़कियों में से एक लड़की ऐसी थी जो एक दिन खिड़की से बाहर कूद रही थी, तो उसको क्या हो गया, उसको चोट लग गई, है ना। तो सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। तो मतलब इस हर्ट को हर्ट्स नहीं बनाना है, इसको हर्ट ही रहने देना है। बस इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ क्या एरर थी, छोटी सी एरर, कि वन वन के बाद जो भी लिखा जाएगा वो क्या होगा, प्लूरल, क्योंकि वन ऑफ दी गर्ल्स, है ना। वो हर्ट तो मैंने ऐसे ही आपको समझा दिया, वो मतलब ऐसा नहीं है, बस एरर तो बहुत छोटी सी थी। क्या करना है आपको, वन ऑफ दी गर्ल्स। देखो इससे सिंपल एरर नहीं हो सकती है, वन ऑफ दी गर्ल्स, वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, कुछ भी आप छोटी सी चीज से जोड़ के देख सकते हो ना, कि बहुत सारी लड़कियों में से एक, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए। देखो यहाँ पे क्या हिंट था, टी एच एन देन, आपको इस हिंट को पकड़ना था, और इसकी देन के साथ क्या आता है, मच नहीं आता है, मोर आता है, मोर लगाओ। अगला हिंट क्या था, देखो वन, वन का मतलब एक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी लड़कियां होगी, वन के बाद तो ना, बहुत सारी लड़कियों में से एक, वन ऑफ दी गर्ल्स। आगे चलो देखो, अब देखो थर्ड नंबर है ना, इसमें क्या लिखा देखो, हर लाउड क्राइस, हर लाउड क्राइस, है ना, उसकी बहुत जोर जोर की चीखे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने एक वर्ब पढ़ी होगी, वेक, ये तो होती है फर्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉक, है ना। अब देखो सेकंड फॉर्म ही वॉक होती है ऑलरेडी, तो इसको वॉकड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप, एक होता है वॉक, उसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉकड, है ना। लेकिन देखो उसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और है। वेक मतलब जागना या जगना, है ना। देखो इसकी सेकंड फॉर्म वॉकड नहीं होती, इसकी सेकंड फॉर्म वॉक ही होती है ऑलरेडी, सिर्फ वो। अब एक बात सोचो, कोई टुक की जगह टुकड लिख दे, टुक की जगह क्या लिख दिया, टुक, देखो टेक, तो टेक और क्या होता है सेकंड फॉर्म टुक, कोई टुक की जगह टुकड लिख दे, तो आप खुद सोचो ना, आप नहीं पकड़ पाओगे कि ये क्या एरर है, क्या टुक तो होता ही नहीं है, टुक ही सेकंड फॉर्म होती है। वैसे ही देखो, एक वेक भी एक ऐसी वर्ब होती है, बहुत सिंपल सी वर्ब, ऐसा नहीं कि बहुत कोई हाई फाई सेंटेंस उन्होंने यूज कर लिया, या कोई ऐसी वर्ब लिख दी जिसके बारे में आपने सुना ना हो। आप लोगों ने सबने सुना है इसको, बस वहां आपके दिमाग में चीज क्लिक नहीं कर पा रही है, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। क्यों, क्योंकि देखो आप थोड़ा सा सही तरीके से उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ के जा रही हो, ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी ना। वरना क्वेश्चन बहुत सिंपल था, वॉकड होगा ही नहीं, क्या होगा यहाँ पे, ये वॉक ही होगा। अब एक बात देखो, पहली एरर किसकी थी, डेटरमिनर की। सेकंड एरर किसकी थी, सेकंड एरर चलो उसको आप एक बार के लिए उसको ऐसे ही मान लो कि सब्जेक्ट की थोड़ी सी प्लूरल की एरर मान सकते हो थोड़ा सा ना। बाकी अब देखो थर्ड एरर किसकी है, वर्ब की एरर है, यानी कि किसकी एरर है, टेंस की। तो थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगा ना। आगे देखो,
समझ गए आप, वॉकड होता ही नहीं है, WOKE, वॉक ही क्या होता है, सेकंड फॉर्म होती है, बस। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं। बच्चा कोई कहीं एट में दिमाग लगा रहा है, कोई अबाउट में दिमाग लगा रहा है, अरे इतना मत देखो आप, देखो बहुत सिंपल सी एरर दी है, वॉकड, है ना। आगे चलो, ही रिलेटेड सेवरल डिटेल्स कनेक्टिंग विद द एक्सीडेंट। अब देखो इसको अगर मैं बहुत डीपली समझाऊं ना तो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, बट एक्चुअली में क्या होता है ना कि देखो वैसे तो मतलब मैं आपको जब मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझाने में, किसी दिन मतलब अपना कोर्स होगा उसमें आपको समझाऊंगा। वास्तव में क्या होता है, ऐसा होता है कि ही रिलेटेड सेवरल डिटेल्स, अब इसके बीच में क्या होता है, कनेक्टिंग होता है, दैट आर, और फिर ये नहीं, कनेक्टिंग नहीं होगा, फिर क्या होगा, कनेक्टेड, है ना, दैट आर कनेक्टेड। अब देखो इसमें क्या होता है ना, आप दैट को हटा सकते हो, लेकिन दैट को हटाने का क्या रूल होता है कि आपको दैट को अगर हटाना है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब को भी हटाना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं, मतलब आप कहने का मतलब है कि इंग्लिश में ऐसा रूल होता है कि अगर आप इस कनेक्टिंग या इस कंजक्शन को यहां से हटाओगे तो उसके साथ आपको इसको आर को भी हटाना पड़ेगा। आर को भी हटाते, दोनों हटा दिए, अब क्या बच गया आपके पास, कनेक्टेड। तो यहाँ कनेक्टिंग की जगह क्या होगा, कनेक्टेड, है ना। लेकिन देखो फिर भी मैं, ऐसा नहीं है कि जो मुश्किल है उसको भी इजी बोल दूं, हाँ। जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये वास्तव में टफ था, ये इतना आसान क्वेश्चन था नहीं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा सिलेबस का भी नहीं था इतना, और थोड़ा सा टफ भी था। मैं मानता हूं अगर आप लोगों से नहीं हुआ कोई बात नहीं, जेन्युइन है एकदम, कि फोर्थ क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं था। लेकिन देखो फर्स्ट सेकंड ये थर्ड वोक्ड वाला ये बहुत इजी थे, है ना। आगे चलो, ऑल्दो देयर आर सम, अब देखो ये सिमिलरिटीज, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया किसी ने गलत लिखा, हाँ बिल्कुल गलत लिखा है ना यार, सिमिलरिटीज कुछ नहीं होता है, क्या होता है, सिमिलरिटीज, है ना। आगे चलो, इन दी पर्सनैलिटीज ऑफ द ट्विंस, कितों की बात करें, ट्विंस की, यानी कि दो बच्चे, ठीक है। द डिफरेंसेस अमंग देम, अमंग नहीं होगा, क्या होगा, बिटवीन, बहुत सिंपल था, देखो दो की बात करेंगे तो बिटवीन आएगा, ये मैंने आपको डिटरमिनर में पढ़ाया था, बिटवीन देम आर कंसिडरेबल। तो देखो सबको बस एक फोर्थ क्वेश्चन को छोड़ दो ना आप, इसमें एरर के अंदर जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था, इसमें मैं एक बार के लिए मान सकता हूँ कि आपको नहीं आया होगा, और नहीं भी आता एग्जाम में यार इतना, मतलब बच्चे को और भी तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं ना, तो वो इतना दिमाग मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है, तो उसको नहीं आता है, क्योंकि बहुत ये बहुत डीप की चीज़ थी। कोई बात नहीं, बट बाकी के चार तो आसान है, उसके चलो उसके बाद आगे चलते हैं। सिक्स्थ नंबर में क्या है, देखो, ही यूज्ड रेदर हार्श वर्ड्स डिनाउंसिंग हर, बट ही कैन। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने मेरा मतलब पहला वीडियो देखा होगा ना, पास्ट टेंस का पहला वीडियो, मतलब इवन मैंने जब यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया, अपने जो कोर्स डाला कनेक्ट सिविल्स चैनल पे, उसका जो मतलब पहला ही वीडियो था जिसमें मैंने पास्ट टेंस ग्रामर पढ़ाई थी, उसमें मैंने सबसे पहली बात आपको एक बताई थी, क्या, कि अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। बट मुझे लगता है कि आप लोगों ने बात सुनी और उसको अनसुना किया। मैंने कहा था आपको बहुत बार, इसका क्वेश्चन आएगा बेटा, इसका क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी बुक में से कहीं से भी ऐसे उठा के कुछ कुछ पढ़ा दी, नहीं यार, ये बहुत रिसर्च के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ कि आरपीसी क्या पूछ रही है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। हाँ ये मानता हूँ कि मेरा 100% नहीं क्लिक करेगा वहाँ पे, बट 90% क्वेश्चन तो हिट करेगा वहाँ पे ना, कि 90% क्वेश्चन तो आरपीसी वैसे पूछेगी आपसे, क्योंकि भाई मैं कोई मेरी तरफ से नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, आरपीसी जो जिस प्रकार की चीज़ें पूछती है उसी के अकॉर्डिंग मैंने तैयारी करवाई थी। और मैंने आपको मैं सच बताऊं बहुत कम समय में तैयारी करवाई थी। अगर आप मेरे ग्रामर के वीडियो तो देखो, अगर सब हटा दो, ट्रांसलेशन लेटर प्रेसी सब हटाओ, तो ग्रामर तो मुश्किल से 15-20 घंटे में ही करवाई गई है। डबल स्पीड पे देखो तो कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे में, और कितना बड़ा सिलेबस कवर कर रहा है वो, है ना। आप उन चीजों को देखो थोड़ा। अगर आपने मेरा पास्ट का पहला वीडियो देखा होगा और उसमें सबसे पहली बात ही मैंने ये बोली थी, कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। अब देखो ही लिखा है, ठीक है। अब ये यूज्ड वर्ब की कैसी फॉर्म, आप बताओ, सेकंड फॉर्म है, कैसी फॉर्म है, सेकंड, यानी कि सेंटेंस किस में स्टार्ट हुआ है, पास्ट में, खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। पास्ट की मैंने आपको पहचान भी बताई थी उसमें, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट क्या क्या होता है ना, डिड होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वोज होता है, वर होता है, हेड होता है। फिर मैंने आपको स्पेशली बताया था, मैंने कहा आप एक वुड को भी याद रखना, वुड भी क्या होता है, पास्ट होता है। मैंने आपको कहा था कुड भी याद रखना, कुड भी क्या होता है, पास्ट होता है। मैंने कहा था मे भी सॉरी माइट भी याद रखना, माइट भी क्या होता है, पास्ट होता है। पर मैंने आपको कैन नहीं बताया था, ये क्या लिखा है देखो, कैन, गलत हो गया ना, कैन की जगह क्या आएगा, कैन को काटो। सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि कैन गलत है।
आएगा क्या इसकी जगह, वो सोचते हैं। देखो कैन की जगह आप अगर आप कुड भी लिख दो ना तो उसको गलत नहीं कहा जा सकता है, उसको गलत नहीं कह सकते हैं। कैन की जगह कुड लिखा है तो वो भी सही होगा, बट एग्जैक्टली सही क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, माइट। एग्जैक्टली सही क्या होगा, माइट, है ना। माइट हैव हैड सम वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर डूइंग इट, है ना। मान लो कि ही यूज्ड हैरस वर्ड्स, मतलब उसने थोड़े से ज्यादा सख्त शब्द यूज किए उसकी, मतलब उसकी बेइज्जती करने के लिए, डिनाउंसिंग करने के लिए। तो क्या होगा कि ही माइट हैव हैड सम वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर डूइंग इट, है ना। इसको करने के लिए हो सकता है उसके मतलब बहुत सारे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन रहे हो सकता है ऐसा ना। तो किसका यूज करेंगे, माइट का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइट। बट आप सोचो कि चलो आपको माइट का भी नहीं पता, ये बात तो आपको याद रखनी चाहिए थी ना। सबसे पहली बात थी मेरी, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कैन नहीं आ सकता। कैन की जगह क्या लिखते, कुड लिखते, तो भी सेंटेंस सही होता आपका, तब भी आपको सेंटेंस सही मिलता, तब भी मार्क्स मिलते। बट चलो माइट तो बहुत ज्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया, बट कुड भी लिख के आते तो सही होता। तो मेरे हिसाब से ये 6 नंबर एरर भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, पढ़ाया था मैंने बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, मैंने पढ़ाया था और मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया था और बहुत इस पे जोर दिया था कि इसको जरूर याद रखना आप। वो आपकी मर्जी, आपने कितना उसको सीखा, कितना उससे पढ़ा, कितनी उसकी प्रैक्टिस की, वो अलग चीज है। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी। अब अगला देखो, ही वॉज रिक्वेस्टेड, है ना। ये रिक्वेस्टेड लिखा है, क्या लिखा है, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट क्या होती है, वर्ब। मैंने देखो आपको बहुत बार बताया था, किसी वर्ब से दूसरी वर्ब को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, टू। टू प्लस उसके साथ क्या लिख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ही वॉज रिक्वेस्टेड, ऑलरेडी उसने क्या बना दिया, पैसिव बना दिया। अब अपने को क्या लिखनी, दूसरी वर्ब लिखनी। तो आप सीधा सीधा क्या लिखो, बी गिवन नहीं, क्या लिखो, टू गिव, देने के लिए। ही वॉज रिक्वेस्टेड, ही वॉज रिक्वेस्टेड का मतलब ये नहीं है कि उसने रिक्वेस्ट की, नहीं। ही वॉज रिक्वेस्टेड का मतलब होता है, ये पैसिव में लिखा है, उसको रिक्वेस्ट की गई, किस चीज के लिए, पैसे देने के लिए। टू गिव हर सम मनी, उसको थोड़े पैसे देने के लिए उसको क्या की गई, रिक्वेस्ट की गई, किसके द्वारा, किसी और के द्वारा, हाँ। तो बस बहुत सिंपल सा था। और ये मैंने आपको एक्टिव पैसिव में पढ़ाया था, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था सब कुछ। अगला सेंटेंस देखो, व्हेन एट लास्ट वी गॉट द थिएटर द प्ले वाज ऑलरेडी बिगन। अब मैं आपको बताऊं, जो अपना टेंस का फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने पढ़ाया था पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, है ना। और सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था क्या, बिफोर और आफ्टर, है ना। उसके अंदर मैंने आपको उसमें बहुत डीपली बताया था, क्या बताया था कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है काम कंप्लीट, कब, पहले, किससे पहले, उसके साथ आपको एक दूसरा काम और मिलेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है काम बाद में। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत अच्छे से बताया था। वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, पास्ट टेंस के मेरे वीडियो देखना, आपको सब कुछ मिलेगा। एक क्वेश्चन तो पास्ट में यहाँ से आ गया, यानी कि किसी बच्चे ने अगर शुरू की 1 और 2 क्लास भी देखी होगी ना, तब भी वो मतलब 3-4 नंबर, 3-4 एरर सही कर देगा, देखना। तो देखो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब काम पहले, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब काम बाद में, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अब देखो, व्हेन एट लास्ट वी गॉट टू द थिएटर, जब हम थिएटर पहुंचे। तो देखो ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, पहले ही, यानी कि जो प्ले था वो पहले ही शुरू हो चुका था। यानी कि सोचो पहले काम कौन सा हुआ है, बताओ आप। पहले काम हुआ है सर प्ले का शुरू होना, बाद में क्या हुआ है, हम पहुंचे। तो बस इसको ऐसे लिख दो, द प्ले हैड ऑलरेडी बीन बिगन, है ना। द प्ले हैड ऑलरेडी बीन बिगन। अब देखो ये हेड आ गया, और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया था, है ना। और देखो एक्चुअली में इस सेंटेंस को किस में लिखा गया, पेसिव में लिखा गया है, बस इतनी सी बात। ये सब मैंने बताया था आपको। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम वो होता है जो पहले होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वो काम होता है जो बाद में होता है। और मैंने आपको खूब सारे एग्जांपल से समझाया था। ये भी मैंने आपको बताया था, कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा, खत्म भी किस में होगा, पास्ट में, है ना। अब बताओ मेरे पढ़ाई में से क्या नहीं आया यार, सब कुछ आया। और ये पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म है, बहुत सारी चीजें तो आपने चाहे किसी से भी पढ़ा होगा, किसी टीचर ने नहीं बताई है। अगर आपको लगे तो आप एक बार दोबारा से देख लें टेंस के वीडियो, नहीं बताया किसी ने, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से यूट्यूब पे बताया था। और इवन सब कुछ पूरा कोर्स ही फ्री में दिया था, है ना। अब देखना तो आपको पड़ेगा। हो गए इतने क्वेश्चन, यानी कि केवल मात्र देखो एरर के अंदर फोर्थ क्वेश्चन था जो थोड़ा सा टफ था, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी थे। अब अगला देखो, हैविंग बीइंग। अब देखो मैंने कितनी बार आपको कहा था, बहुत बार, मतलब बहुत बहुत बार कहा था कि यार एक साथ दो आईएनजी नहीं आते हैं। बहुत बार कहा था क्या, कि एक साथ दो आईएनजी नहीं आते हैं। और देखो मैंने आपको बहुत बार बताया था कि बी की कोई भी फॉर्म होती है, उसके साथ पेसिव में क्या आता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। और देखो और क्या बताया था, देखो हैव के साथ हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और क्या बताया था देखो, कि कभी भी दो आईएनजी एक साथ नहीं आते हैं। अब ये देखो एक आईएनजी लिख दिया, और ये देखो एक आईएनजी लिख दिया, गलत हो गया। तो इसको काटो, और यहाँ पे क्या लिखना था, बीन, खत्म बात। हैविंग बीन टॉट फ्रॉम चाइल्डहुड टू रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, कॉमा लगा दो, ही ग्रू अप टू बी हम्बल एंड, बहुत सिंपल सी चीज है।
अगला देखो, विल यू माइंड वेटिंग ए मिनट। मैंने आपको बहुत बताया था क्या, कि जब भी कोई पोलाइट रिक्वेस्ट होगी आपको किसका यूज करना है, वुड का। आप मेरे मॉडल का फर्स्ट वीडियो देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से चार्ट बना के पूरा क्या समझाया था आपको, मॉडल समझाए थे। अगर आप ईमानदारी से वो वीडियो सही से देखे होते, मैं कह रहा हूँ मैंने उसमें 2 ही चार्ट बनाए थे और रिवाइज करने के लिए सिर्फ आपको मैंने जिस तरीके से मॉडल पढ़ाया था 5 मिनट लगेंगे। आपको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 5 मिनट। अब देखो बस विल की जगह क्या आएगा, वुड आएगा। अब कोई बच्चा वेटिंग को टू वेट कर रहा है, कुछ कर रहा है, बहुत सिंपल था, विल की जगह क्या करना है, वुड यू माइंड वेटिंग ए मिनट, बस खत्म। इतनी सिंपल सी चीज थी, 10 के 10 क्वेश्चन करवा दिए, कुछ भी मुश्किल नहीं था, है ना। देखो सिर्फ एक फोर्थ क्वेश्चन था जो थोड़ा सा टफ था, सच में टफ था। बाकी आप ऐसा मत सोचो कि बाकी के 9 क्वेश्चन भी टफ थे, ऐसा नहीं था, बाकी के 9 क्वेश्चन बहुत इजी थे, सिर्फ एक फोर्थ को छोड़ के। क्योंकि पेपर पूरा बैलेंस होता है, ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ टफ डाल दिया ये वो। थोड़ी प्रैक्टिस तो देखो आपको करके जानी पड़ेगी एग्जाम के लिए ना, क्योंकि बिना, आप सोचो कि बिना प्रैक्टिस के वहां चले जाओ और आपको सब कुछ सही कर दो, ऐसा नहीं होता है। मैंने पढ़ाया, अब उस पढ़ने के बाद कितना आपने उन चीजों को कंटेम्पलेट किया, कितना आपने उन चीजों को सोचा, उनके ऊपर क्या किया, वो तो आपको ही करना था ना। पर ऐसा नहीं है कि मैंने ना बताया हो आपको, मैंने बताया सब कुछ है। इवन जितने भी टीचर ने, किसी भी टीचर ने, किसी ने भी पढ़ाया होगा ना, उन सबसे बहुत ज्यादा बताया है और बहुत कम समय में आपको बताया। अगला चलो देखो, इसकी वोकैब देखते हैं कैसी है ना। देखो 11 नंबर देखो क्या लिखा है, हेरेसी, है ना। हेरेसी का मतलब देखो, एक वर्ड होता है हियर से, हियर से, हियर से का मतलब होता है, देखो हियर मतलब सुनना, और ऐसे मतलब कह देना, यानी कि इधर उधर की कुछ भी बातें, जो कहीं सुनी बातें होती ना, ऐसे वो कुछ भी। अब यहाँ पे वर्ड क्या था, हेरेसी, है ना। हेरेसी का मतलब होता है कि मतलब ज्यादा पुरानी चीजों को फॉलो नहीं करना, पुरानी चीजों को नहीं मानना, पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानना। तो क्या होता है देखो, अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन, है ना। ओपिनियन दृष्टिकोण, ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, मतलब जो ईसाई धर्म है ना, उसके अंदर 2 टाइप के क्रिश्चियंस होते हैं, एक तो होते हैं ऑर्थोडॉक्स, दूसरे कौन से होते हैं, प्रोटेस्टेंट, है ना। प्रोटेस्ट का मतलब ही क्या होता है, किसी के प्रति आंदोलन करना, है ना। प्रोटेस्ट आप समझते भी होंगे, तो वहां से याद करो ऑर्थोडॉक्स वर्ड को। ऑर्थोडॉक्स मतलब कैथोलिक, कैथोलिक है वो ऑर्थोडॉक्स है। वो क्या है, वो जो बाइबल के अंदर पुराने समय में जो लिखा गया है उसी को मानते हैं, कि भाई जो पादरी होता है वो हमें भगवान से मिलवा सकता है, ये है वो है सब कुछ, है ना। जो ईसाई धर्म में जो भी बुराइयां थी, वो ऑर्थोडॉक्स यानी कि कैथोलिक हो गए। दूसरे कौन है, प्रोटेस्टेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे रेनेसां हुआ ना वहां पे, उन्होंने उस धर्म को चेंज किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, पादरी ही कोई ठेकेदार थोड़ी ना भगवान का। जो इंसान, जो कोई भी भगवान की सही से भक्ति करेगा, नाम लेगा, उसके भी पाप कम हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि पादरी के सर्टिफिकेट देने से ही पाप कम होंगे। ये सब आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में खूब पढ़ा होगा, है ना। वही चीजें देखो, अनऑर्थोडॉक्स यानी कि अनऑर्थोडॉक्स, पुरानी चीजों को नहीं मानने का दृष्टिकोण, ये क्या होता है, हेरेसी। बस खत्म। आगे चलो देखो, इन इक्विटी। इन इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब होता है ना, सोचो इक्वल का मतलब इक्वल ऐसे बराबर, और आगे क्या लगा दिया, इन इक्विटी यानी कि बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो देखो क्या होगा, ग्रोसली अनफेयर। अनफेयर कौन होता है, अनफेयर, अनफेयर जस्टिस या क्या होता है, जो किसी के साथ भेदभाव करता है, किसी को बराबर नहीं समझता है। तो क्या हो गया देखो, ग्रॉसली अनफेयर, बस फुलिशनेस होगा ही नहीं ना। फुलिशनेस का मतलब ही तो क्या होता है, मूर्खता होता है, तो कुछ चीज ही और लिखते हैं ना। इनइक्विटी का मतलब क्या हो गया, जो बराबर नहीं है, यानी कि अनफेयर है। बस थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करते बहुत इजीली हो जाते। अब देखो अपोजिट, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत सारी जगह, कई जगह सॉल्यूशन देखोगे, तो ऐसी जो भी टीचर ने डाले हैं, कहीं भी टेलीग्राम ग्रुपों पे खूब चल रहे हैं, उन्होंने इसका आंसर इम्पर्टिनेंट दिया है, लेकिन इसका आंसर इम्पर्टिनेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है इररिलेवेंट। इसका आंसर क्या है, इररिलेवेंट। देखो अपोजिट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, किसी चीज के लिए एकदम उपयुक्त, है ना। और इसका एंटो क्या होगा, किसी चीज के लिए सही नहीं है, अनुपयुक्त है, जो वो वहां नहीं होना चाहिए, वो क्या होता है, इररिलेवेंट, है ना। कि इररिलेवेंट मतलब क्या होता है, जैसे देखो आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, है ना। आपको सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, सही मैटर मिलना चाहिए, सही चीजें मिलनी चाहिए, सही मेंटरशिप मिलनी चाहिए, बट आपको क्या चीजें दी जा रही है, इररिलेवेंट चीजें दी जा रही है, मतलब आपके एग्जाम के लिए जो सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, है ना। अप्रोप्रिएट नहीं है, उसका उल्टा क्या होता है, इररिलेवेंट, है ना। बस इररिलेवेंट चीजें, और रिलेवेंट क्या होता है, बहुत ही अप्रोप्रिएट, अपोजिट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इररिलेवेंट आंसर होगा, न कि इसका आंसर इम्पर्टिनेंट होगा। अब बताता हूं, देखो इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है उद्दंड टाइप का व्यक्ति, है ना, जो बदमाश होता है, जो किसी की रेस्पेक्ट नहीं करता है। तो देखो इम्पर्टिनेंट का तो मीनिंग ही कुछ और है, तो वो आंसर नहीं हो सकता इसका कभी भी। इम्पर्टिनेंट मतलब उद्दंड, या फिर जो बदमाश टाइप का आदमी है, जो किसी की रेस्पेक्ट नहीं करता थोड़ा सा। इसका आंसर मोर अप्रोप्रिएट और एकदम सही क्या होगा, इररिलेवेंट होगा। आगे चलो देखो, स्पेसियस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फेक, जो रियल नहीं है, जो थोड़ा सा क्या फेक है। और फेक है मतलब उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो, नकली चीज है थोड़ी सी, है ना। तो इसका एंटो क्या होगा, ट्रस्टवर्दी, है ना। ट्रस्टवर्दी मतलब जिस पे आप पूरा भरोसा कर सकते हो। आगे चले, तो इतनी कोई मतलब वो क्या भी बहुत टफ नहीं थी। आप खुद एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, आप कितने वर्ड याद करके गए, है ना।
अगर आपने सही से सही वर्ड याद किए होगे, थोड़ी बहुत कहीं बुक से अच्छे से पढ़े होते, तो आप बिल्कुल ये हिट करता आप सबके, ये सब चीज़ें आपके हिट करती वहाँ पे एग्ज़ाम में, ठीक है? आगे चलो देखो, इफ़ यू हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट एलिगेशन, जो भी आरोप लगाए हैं, अगर उसका आपके पास कोई प्रूफ है ना? आई एडवाइस यू टू प्ले इट बिफोर द पुलिस, है ना? देखो, ले का मतलब होता है रखना, है ना? बिफोर का मतलब होता है सामने, किसके सामने रखना है? पुलिस के सामने रखना है। क्या? अगर आपके पास जो आपने किसी ने ऊपर कोई आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का अगर कोई भी प्रूफ है, तो उसको किसके सामने रखना है? पुलिस के सामने रखना है। इसके लिए इंग्लिश क्या होती है सामने रखने के लिए? ले इट बिफोर। ले इट बिफोर का मतलब सामने रखना, किसके सामने रखना है? पुलिस के सामने। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? ले इट बिफोर, ले इट बाय नहीं। ये तो ये बात होगी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, देखो, ऐसा नहीं है कि अपने सिर्फ एरर वही निकाल सकते हैं जो एरर के क्वेश्चन है, इसके अंदर सेंटेंस में भी एक एरर है। एडवाइस कभी नहीं होता है, ये देखो दिख रहा है ना साफ साफ, एडवाइस कभी नहीं होता है। जब एडवाइस होता है एज ए वर्ब यूज करते हैं, तो क्या होता है? एडवाइस, है ना? एडवाइस क्या होता है? एडवाइस होती है नाउन, और एडवाइस क्या होती है? वर्ब। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? एडवाइस, क्योंकि ये एज ए वर्ब यूज हो रहा है। तो देखो, अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे ना, ऐसा नहीं कि मुझे कोई बहुत इंग्लिश आती थी ये वो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने भी मतलब, मैं द हिंदू पढ़ पढ़ के, और बहुत मतलब मैंने पूरी ग्रेजुएशन में मेरे मतलब फुल टाइम डेली मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे द हिंदू को डेली दिया, है ना? तो देखो, ऐसे करते करते इतनी अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाती है कि आपको पता लगने लगता है। वो देखो, सिमिलरिटीज की स्पेलिंग गलत थी, वो सब बच्चों ने देख ली, लेकिन ये एडवाइस गलत लिखा हुआ है। देखो आरपीसी की कितनी बड़ी मतलब मिस्टेक है। मतलब वहां तो कितने क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, और वो इतना ऐसी ब्लंडर नहीं कर, उनको नहीं करनी चाहिए, बट उन्होंने की है ना। तो हम उसको भी पकड़ सकते हैं, सोचो। अगर आप थोड़ी सी रीडिंग राइटिंग चीजें सही करो, तो आप वो एरर कुछ भी नहीं है, आप किसी भी सेंटेंस में कहीं भी लिखा होगा उसमें आप एरर निकाल दोगे, अगर उसमें हुई तो, है ना? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एडवाइस, ठीक है? जैसे देखो, प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टाइज होता है ना? प्रैक्टिस क्या होती है? नाउन होती है। प्रैक्टाइज क्या होता है? वर्ब होती है। वैसे एडवाइस क्या होती है? एडवाइस नाउन होती है, और एडवाइस क्या होती है? एडवाइस वर्ब होती है ना? आगे चलो देखो, आई थिंक वी आर टॉकिंग मतलब बात कर रहे हैं, एट दैट्स नॉट व्हाट आई मींट एट ऑल, मतलब ये मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं था। अब देखो, आई थिंक, हाँ ना, वो कोई लोग बात कर रहे हैं और दूसरा कह रहा है कि मेरा मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो देखो, एक ये एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है क्रॉस पर्पसेस, है ना? क्रॉस पर्पसेस मतलब आपके जो उद्देश्य हैं वो टकरा गए हैं, है ना? कहने का मतलब है कि फालतू में यार, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आप कुछ और बात कर रहे हो, और हमारे पर्पज ही क्या कर रहे हैं, वो टकरा रहे हैं। जैसे मान लो आप तैयारी आरपीसी की करना चाहते हो, और मैं आपको पटवारी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए कह रहा हूँ, तो क्या हो गया? आपका पर्पस कुछ और है, मेरा मैं किसी और पर्पस से कह रहा हूँ, है ना? जैसे बहुत सारे टीचर है, कोई मान लो किसी भी को अपना कोई भी कोर्स बेचने के लिए क्या बोलते हैं कि एक बार यही एग्जाम दे लो, एक बार वो दे लो, अगर वो नहीं आ रखी है वैकेंसी, तो मतलब क्या, वो आपका उद्देश्य कुछ और था, टीचर का उद्देश्य कुछ और था ना। तो वो आपस में क्या हो गया? क्रॉस पर्पस हो गया। बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रॉस पर्पस। एक छोटी सी इडियम थी, कोई मुश्किल नहीं था ना। दैट्स नॉट व्हाट आई मींट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी मेरा मतलब नहीं। आगे चलो देखो, मतलब बिल्कुल ऐसा टफ पेपर नहीं था, और यू आर सपोज टू बी नो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी आरएस एग्जाम, है ना? यू आर गोइंग टू बी ए मतलब वेरी गुड ऑफिसर। और दूसरा कि बहुत ही यार, समाज के अंदर हाईली रेपुटेटेड जॉब है। दूसरी बात ये है कि आपके पास पावर बहुत होगी वहाँ पे। तो यार, गवर्नमेंट आपको इतनी पावर देगी, इतना सब कुछ देगी, तो थोड़ा तो वो आपसे उम्मीद रखेगी ना कि आप थोड़ा तो पढ़ के आओ इन सब चीज़ों को। अगला चलो देखो, हाँ, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, सच में टफ था। दूसरा क्वेश्चन टफ था ना, वो 17 नंबर क्वेश्चन था। जो रियल में ही टफ थे, वो ये दो ही क्वेश्चन है, बाकी नहीं थे। बाकी आपको लग रहे थे बस। फोर्थ नंबर टफ था, और 17th नंबर में जो है ना, अटेन्यूएट और एक्सटेन्यूएट, ये रियल में ही टफ है। इनके अंदर डिफरेंस कर पाना, और पर्टिकुलरली इस सेंटेंस में थोड़ा मुश्किल था। बट इसका आंसर क्या होगा? अटेन्यूएट होगा। अटेन्यूएट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, देखो, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, एट, है ना? एट का मतलब क्या होता है? ईट होता है खाना, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। एट मतलब खा जाना किसी को, है ना? उसी से जोड़ के मैंने थोड़ा इसको याद कर रखा है, वही तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप भी जिंदगी में इसको भूलो नहीं। अटेनुएट यानी कि अर्ट मतलब खा जाना। तेनू, तेनू कौन होता है? पंजाबी में किसको बोलते हैं तेनू? किसी सामने वाले इंसान को, यानी कि मैं तुझे खा जाऊंगा, यानी कि मैं क्या कर दूंगा? किसी चीज को खा के उसका प्रभाव बिल्कुल खत्म कर दूंगा। अटेनुएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का जो बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, उसको क्या कर देना? कम कर देना, है ना? किसी भी चीज के इफेक्ट को क्या कर देना? कम कर देना। रेडिएशन, रेडिएशन जो आती है सूर्य से, फ्रॉम द सन, इज अटेनुएटेड, वो किससे कम हो जाती है धीरे धीरे? किससे? बाय द अर्थ एटमोस्फियर। वो एटमोस्फियर में घुसती है तब तो बहुत तेज होती है, ओजोन लेयर से पार, तो सोचो कितनी यूवी रेज होती है। बट वो धीरे धीरे आते आते क्या होता है? थोड़ी एकदम शांत सी हो जाती है, बहुत इतनी ही बच जाती है कि हमें वो बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए, है ना? एटमॉस्फेयर क्या करता है? उनकी जो मतलब जो खराब चीज़ें हैं, जो नेगेटिव थिंग्स हैं, उनको धीरे धीरे क्या करता है? कम कर देता है, उनको खा जाता है वो, है ना?
भाई अब क्यों कर रहे हैं हम कि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, उससे क्या होगा, यूवी वेव्स ज़्यादा आ रही है ना, बस वो इतनी सी बात है। यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट वेव्स होती है, बट वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर की वजह से कम हो जाती है और हम तक इतनी नहीं पहुंच पाती है। अगला देखो, इन द टेम्पल इंसेंस और इंसेंस। अब देखो एक वर्ड होता है सेंस, आप लोगों ने खूब सुना है। अच्छा इसका उल्टा इंसेंस कैसे होगा यार, इसका उल्टा तो नॉन सेंस होता है। क्या होता है इसका उल्टा, नॉन सेंस। तो यार इंसेंस तो ये वर्ड ही खत्म हो गया बस। अब क्या बता इंसेंस, और देखो आपने अगरबत्ती खरीदी हो, कहीं कुछ देखा हो, उनके ऊपर खूब लिखा होता है इंसेंट लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता है। सेंट वेंट से आप थोड़ा जोड़ लेते, इजीली कर देते। टेम्पल में क्या आएगी, इंसेंस आएगी, किससे, फिलिंग एयर विद द फ्रेग्रेंट है ना। तो बहुत सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था। आगे चलते हैं, देखो हो गया इतना। मतलब 18 क्वेश्चन में मैं आपको खुद बता रहा हूँ, 4th नंबर और 17th नंबर को छोड़ के बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। और देखो आप पूरा देखते जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, मतलब मुश्किल से आधे घंटे में पूरा पेपर का सॉल्यूशन हो जाएगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आगे देखो, ए ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट ऑफन विद इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसके लिए वैसे एक थोड़ा सा पर्टिकुलर वर्ड होता है, क्लिक होता है ना, CLIQUE, है ना, क्लिक। ये एक पर्टिकुलर वर्ड है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एक वैसे मतलब एक मंडली सी बना लेते हैं वो लोग ना, वो क्या होता है, क्लिक। बट देखो अगर आपको क्लिक वहां नहीं, एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर इसके लिए, ये ही इसका आंसर है। वरना आप कम्युनिटी भी लिख सकते हो, अगर थोड़ा बहुत अगर आप तुक्का मारना चाहते तो। वरना आप यूनियन भी लिख सकते थे, बट वो सब तुक्के थे, है ना। और सोसाइटी भी लिख सकते, इस टाइप का कुछ लिख देते तो भी चलो, यूनियन यूनियन लिख देते तो एक बार के लिए हो सकता है एग्जामिनर कंसिडर कर ले उस बात को ना। बट सही आंसर इसका क्लिक मान लो ऐसे। बट यूनियन भी लिखते तो भी, कम्युनिटी लिखते तो भी सही हो सकता था। आगे देखो, ए पोजिशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क। लिटिल मैंने आपको बताया था कि ना के बराबर ना, लिटिल और नो वर्क, ना के बराबर काम होता है, बट गिविंग द होल्डर स्टेटस और फाइनेंशियल बेनिफिट्स। यानी कि काम तो ना के बराबर और पैसा बहुत मिल रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, साइनिक्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनिक्योर। अब देखो ये बहुत सिंपल वर्ड है, आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि बहुत मुश्किल वर्ड है, बहुत सिंपल है, मैंने इसको बहुत इजीली याद रखा है। सिन इसका मतलब क्या होता है, साइन। साइन का मतलब क्या होता है, ये मैंने साइन कर दिया। यानी कि देखो जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनको सरकार, आप भी एसडीएम बनोगे, आपको सरकार किस बात का पैसा देगी, साइन करने का। यानी कि क्या है, काम तो बहुत थोड़ा है, काम तो कितना है, साइन ही करने का, और पैसा कितना मिल रहा है, फुल। ऐसे ही मैंने इसको याद कर रखा है। इसका मतलब देखो आप कभी नहीं बोलोगे, यानी कि साइन की ओर का मतलब क्या होता है, साइन करने के ही पैसे मिल रहे हैं, यानी कि सिर्फ साइन किए और खूब पैसे ले लिए, है ना। बस साइन करने के पैसे, यानी कि काम तो ना के बराबर है और पैसा फुल है, बस यहीं से इसको याद कर लो। बहुत सिंपल था यार, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था। अब देखो ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है, 1 से 20। और देखो मोस्टली आप बच्चों के जितने भी डाउट थे, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए, कमेंट की, मोस्टली आपको इन्हीं क्वेश्चंस में ज्यादा डाउट थे। अनसीन पैसेज में आपको मोस्ट कोई ज्यादा डाउट नहीं थे, क्यों, पैसेज लिखा था उसी में से आंसर लिखने थे। तो वो तो यार देखो पैसेज को कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि क्या पैसेज आएगा, है ना। वो तो जो भी आएगा रैंडम पैसेज आएगा, और आप अगर थोड़ी बहुत समझ रखते हो तो आप उस पैसेज के वो पांचों क्वेश्चन का आंसर लिख भी दोगे, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन कौन से आएंगे, उसके बाद आएंगे आपके ट्रांसलेशन, वो मैं आपको करवा देता हूँ। देखो आप सभी बच्चे कह रहे थे कि ट्रांसलेशन ऐसे टफ था, थोड़ा मुश्किल था, ऐसा था वैसा था। ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप, मैं कह रहा हूँ आपने मेरा ट्रांसलेशन का वीडियो देखा होता ना, आप सारे ट्रांसलेशन करके आते यार। मैंने उसके अंदर मतलब आपने आपने पता नहीं क्यों इतना सीरियसली उसको देखा नहीं। मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, क्या, कि आपको उस सेंटेंस को तोड़ तोड़ के ट्रांसलेशन करना है। सेंटेंस को क्या करना है, तोड़ तोड़ के ट्रांसलेशन करना है। अब देखो आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा कि राव जोधा जब मान लो, शायद राव जोधा ही था, मुझे ज़्यादा नहीं पता, शहर बसाने चले तो क्या करते, बार बार अटैक करते, कहाँ, राजधानी पे, है ना, राजधानी पे। तो एक बुढ़ी बुढ़ी औरत थी वहाँ, उसके घर वो गए तो उसने क्या समझाया कि वो खाना खाने लगे, तो बूढ़ी औरत ने खिचड़ी बना के दी। तो जोधा ने क्या किया, उस खिचड़ी जो गरम गरम खिचड़ी थी थाली के बीच में हाथ मारा, है ना। तो बुढ़ी बूढ़ी औरत क्या बोली कि बेटा तू क्या राव जोधा है क्या। तो वो बोला कैसे माता जी, कि ऐसे काम तो वो करता है, कि कैसे माता जी, कि वो अटैक करता है, बार बार राजधानी पे अटैक कर देता है ना। तो राजधानी पे अटैक करके कभी नहीं जीत पाएगा। तो बोला माता जी उसको क्या करना चाहिए, बोला बेटा धीरे धीरे किनारे से, धीरे धीरे किनारे से, है ना। और ऐसे ही बेटा तू कर क्या, कि धीरे धीरे किनारे से खिचड़ी खा, तुझे गर्म नहीं लगेगी, तेरी जीभ नहीं जलेगी। वही तो ट्रिक इसके अंदर है, मैं आपको बताऊं क्या करना है। सेंटेंस को तोड़ना है छोटा छोटा, इनको किनारों से खाना है धीरे धीरे, एकदम इसको देख के इसके ऊपर कूद मत पड़ो, ये नहीं होगा ट्रांसलेशन आपसे इसका। मैं खुद कह रहा हूँ इतना आसान थोड़ी ना होता है। मैंने आपको सब कुछ समझाया था उसके उस मतलब उन क्लासों के अंदर, बट आपने इतना सीरियसली देखा नहीं उनको। तो इन सेंटेंस को देखते ही इनके ऊपर कूदने की कोशिश मत करो, टाइम खराब कर देंगे, सही भी नहीं होंगे और गड़बड़ भी कर देंगे। वरना क्या होगा, आप इनको इतना बड़ा देखते डर भी जाओगे, आप छोड़ भी दोगे नहीं। देखो धीरे धीरे इसको तोड़ो। सामाजिक न्याय क्या होता है, क्या होता है बताओ, सोशल जस्टिस।
क्या होता है? सोशल जस्टिस। लिखो ना सोशल जस्टिस, ये लिख दिया लो साहब। देखो मैं सब आपके सामने करूंगा, है ना। एक गूढ़ संकल्पना है, इज, देखो यहाँ कोमा होना चाहिए था। या अब ये आरपीसी की गलतियां बहुत है ना, बहुत गलतियां कर रखी हैं। कोमा होना चाहिए, तो कोमा के पहले का ट्रांसलेशन पहले करेंगे, उस बाद वाले का बाद में कर देंगे। इज एक, ए, इज ए। अब देखो गुड, गुड क्या होती है? हिंदी, चलो मैं ये मानता हूँ आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी तो आती है यार। गुड का मतलब क्या होता है, सोचो ना। गुड का मतलब क्या होता है? जटिल चीजें, गुड है ना, जटिल। तो उसके लिए इंग्लिश क्या होती है जटिल के लिए? कॉम्प्लेक्स, है ना। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जटिल चीजें होती है। कॉम्प्लेक्स, यार ये मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब बहुत जटिल हो चुका है, इसको अब तो यार सोल्व करना मुश्किल हो गया। और क्या, देखो कॉम्प्लिकेटेड लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। इज ए कॉम्प्लेक्स, है ना। या फिर क्या लिख दो? कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड भी क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशंस आ गए, यानी कि थोड़ी जटिलताएं आ गई, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, कॉम्प्लिकेटेड लिख दो, लो जी, है ना। अब देखो संकल्पना क्या होती है? कोई आइडिया या फिर कोई कॉन्सेप्ट, कोई थॉट, इसी को तो संकल्पना बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? बस आइडिया लिख दो, ठीक है, थॉट लिख दो, कंसेप्ट लिख दो, ये लो जी, हो गया। क्या लिख दिया? देखो हो गया, देखो ट्रांसलेशन इसका पूरा। और मैंने कहा था जैसे हो जाए काट दो। सोशल जस्टिस काट दिया, इज काट दिया, ए काट दिया, गुड संकल्पना काट दिया, और हो गया जी कंप्लीट, है ना। कोमा लगा दो, ठीक है साहब, कोमा लगा दिया। अब देखो उसके आगे पढ़ो, जिसमें मूल्य परक निर्णय अंतर्विलित है। अब देखो पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे ना, वो नहीं होगा आपसे। अब देखो आधा काट के कर लिया, आगे चलते हैं, कोमा लगा दिया, जिसमें, इन विच लिख दो, इन विच, दैट लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना। इन विच लिख दो, इन दैट लिख दो, ऐसे कुछ भी लिख दो, चल सकता है, ठीक है जी। इसमें खत्म हो गया। मूल्य परक क्या होता है, सोचो। मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मूल्य को, ये मूल्य रुपीस वाला नहीं है, इतना आप में दिमाग होना चाहिए। अगर आगे सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं ना, तो ये मूल्य पैसा नहीं होता है, ये मूल्य होते हैं वैल्यूज, है ना, वैल्यू, है ना। बस मूल्य परक, मूल्य परक क्या हो गया? वैल्यू बेस्ड, इन विच वैल्यू बेस्ड निर्णय क्या होते हैं? जजमेंट, आता है आपको, सब कुछ आता है, जजमेंट। अच्छा है, देखो ये है नहीं है ना। इन विच वैल्यू बेस्ड जजमेंट्स आर, है ना, ठीक है जी। अंतर्विलित, अंतर का मतलब देखो, अगर आप बहुत नहीं समझे, वैसे तो देखो आपको पता होना चाहिए कि विलित मतलब क्या होता है, बट चलो नहीं भी समझे, अंतर का मतलब तो समझ गए ना। ये अंतर डिफरेंस वाला अंतर तो नहीं है, ये तो अंत है। अंत मतलब किसी के अंदर वाला है, कि वो क्या होते हैं? अंतर्निहित होते हैं, अंतर्वलित होते हैं, मतलब उसके अंदर घुसे हुए होते हैं ना। अंदर के लिए क्या होता है? इन, इनसे एक वर्ब बनती है क्या? इन्वॉल्व। कितना सिंपल है देखो, जजमेंट आर इन्वॉल्व्ड, लो जी खत्म हो गया। कितना सिंपल देखो। सोशल जस्टिस इज ए कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड आइडिया, थॉट, कंसेप्ट, कुछ भी लिख देते, इन विच वैल्यू बेस्ड जजमेंट्स आर इन। इतना ही सिंपल था, कुछ मुश्किल नहीं था। मैंने आपको सारी ट्रिक बताई थी इसको करने की, कि टुकड़ों में तोड़ तोड़ के धीरे धीरे करना, पूरा हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और देखो दूसरी बात यार, ये ट्रांसलेशन 10 नंबर का था, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हो इसको, क्योंकि एक बात सोचो, एक ये जो सेंटेंस है इतना सा लिखा है, कितने नंबर का है? 2 नंबर का। आप जीएस में 2 नंबर के क्वेश्चन को इसे कंपेयर करके देखो, क्या वहां कोई 2 नंबर क्वेश्चन आता? कितना लिखते, कितना सोचते, उसके बाद घर आके पता चलता कि यार वो तो कुछ और ही पूछ रहा था, है ना। यहाँ देखो थोड़ा सा सोच के लिखोगे, 2 नंबर आपको आराम से मिलेंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। आगे चलते हैं, देखो अगले का ट्रांसलेशन और करते हैं। और ये देखो, ये जो पीडीएफ है, ये इसमें तो मैं अभी इसी में लिख रहा हूँ, बट आपको ये अब आज रात को हम क्या करेंगे, इसमें सही से साफ साफ लिख के और सही से आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आप आराम से अपना सॉल्यूशन वॉल्यूशन उसके अंदर देखते रहना। और देखो, चलो आगे करते हैं, है ना। विकास, अब देखो अगला सेंटेंस देखते हैं। विकास की त्वरित गति का परिणाम, है ना। देखो एक बार यहीं तक पढ़ते हैं, कितना? विकास की त्वरित गति का, अब देखो पीछे शुरू करते हैं। परिणाम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिजल्ट। ये तो पता है आपको सब, द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, का, हो गया। इसका, विकास की त्वरित गति का, त्वरित गति को इंग्लिश में क्या? त्वरित मतलब बहुत तेज, फास्ट, रिजल्ट ऑफ फास्ट, गति को क्या बोलते हैं? फास्ट स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, ले लो जी, हो गया इतना, काट दो इसको, हो गया ना, सिंपल है। द रिजल्ट ऑफ फास्ट स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट की त्वरित गति या तेज गति का परिणाम, बस हो गया। आगे चलो, आगे पढ़ के देखो। संसाधनों, संसाधन क्या होते हैं इंग्लिश के अंदर? रिसोर्सेज, है ना।
जैव वैभिन्य, अब देखो जैव वैभिन्य से आप डर गए, अरे यार जैव वैभिन्य, वैभिन्य किससे बना हुआ वर्ड है? विभिन्नता से, विभिन्नता से बना है ना, यानी कि जैव जैव विविधता, जैव विविधता क्या हो गया सोचो आप, बायोडाइवर्सिटी, बहुत सिंपल है। आदि का अवश्य है, अभी अवश्य मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, बट मतलब मैं इतना ही समझ पाया कि मतलब क्षय हो रहा है, क्षय तो समझते हैं ना हमने, क्षय मतलब कम होना, अपक्षय होना, कुछ होना इस टाइप से, यानी कि देखो ओजोन लेयर का अपक्षय हो रहा है ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। कितना रिलेट कर सकते हो आप? बस इतनी सिंपल सी बात है, यानी कि यहां तक अपना हो गया, अब अपने को पीछे से उठाना है। क्या लिखा देखो, द रिजल्ट ऑफ अ फास्ट स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, और क्या लिखा? संसाधनों जैव विविधता आदि का अवश्य है, इज द, अब देखो अवश्य क्या होता है, अपशय क्या होता है? कम होना, डिप्लेशन। द रिजल्ट ऑफ फास्ट स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इज द डिप्लेशन, डिप्लेशन लिख सकते हो। अच्छा आप ये सोचो कि सर डिप्लेशन भी बहुत हार्ड, मतलब मुश्किल वर्ड है, तो लॉस लिख सकते हो ना, एल ओ डबल एस, लॉस, लॉस का मतलब भी क्या होता है? नुकसान हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ऐसा लिख सकते हो। बट डिप्लेशन आपको आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, ये आपने सुन रखा होता है ना, और आपने हिंदी में भी पता होता है कि ओजोन लेयर का अपक्षय होता है, तो आप आराम से रिलेट कर सकते हो, है ना। वरना डिके भी लिख सकते हो, DEC, ऐसे डिके एक वर्ड होता है, DECAY, डिके भी लिख सकते हो, डिके मतलब भी धीरे धीरे किसी चीज का धीरे धीरे खत्म हो जाना, है ना, डिके भी लिख सकते हो, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बहुत सारे वर्ड है। एक मिनट, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। द रिजल्ट ऑफ फास्ट स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इज द डिप्लेशन ऑफ, है ना, अवश्य है, ठीक है। किसका किसका डिप्लेशन हो रहा है? रिसोर्सेस, लिख दो, ऑफ रिसोर्सेस, लिख दिया जी, ठीक है, कोमा लगाओ। जैव विभिन्न क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, लिख दो। अब बचा आदि, आदि के लिए लिख दो एटसेट्रा, ये लो जी, खत्म हो गया, कितना सिंपल है। द रिजल्ट ऑफ फास्ट स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इज द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर डिके ऑफ रिसोर्सेज, या फिर लॉस ऑफ रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी एटसेट्रा। हो गया इतना, कोई मुश्किल नहीं है, आगे चलते हैं। थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, तो वही आपको मैं जब PDF दूंगा तो उसमें सब लिखा मिल जाएगा, तो आप उस बात की कोई चिंता मत करना, बिल्कुल चल नहीं रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाफ पार्ट तो हो गया हमारा। अब देखो, मतलब ये इतना तो पूरा हो गया, काटो इसको। अब देखो और के लिए क्या लिखोगे? एंड लिख दोगे, सिंपल, ठीक है जी, लिख दिया। और देखो एंड इससे, यानी कि दिस, इससे किसकी इंग्लिश नहीं आती आपको? ब्रह्मांड की नहीं आती, यूनिवर्स होता है। अस्तित्व की नहीं आती, एग्जिस्टेंस होता है। खतरे की नहीं आती, डेंजर होता है। उत्पन्न होने की नहीं आती, अराइजिंग होता है, या फिर ओरिजिनेटिंग होता है, कुछ भी लिख सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। देखो एंड दिस, एंड दिस इज ओरिजिनेटिंग या अराइजिंग, लिख दो। किसका किस क्या क्या ओरिजिनेट कर रहे हैं? डेंजर, खतरा, खतरे को उत्पन्न कर रहे हैं ना, ओरिजिनेटिंग अराइजिंग डेंजर, किसके लिए? फॉर दी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस क्या होता है? अस्तित्व, आता है सबको। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, ये लो जी, किसके लिए खतरा है? एंड दिस इज ओरिजिनेटिंग या फिर अराइजिंग डेंजर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए, फॉर के लिए क्या कर रहे हैं? खतरा क्या कर रहे हैं? उत्पन्न। दिस इज का मतलब यह है, या फिर इससे कुछ भी लिख दो, क्या। देखो बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं था, टुकड़ों में तोड़ के करते सब हो जाता। आगे चलें, देखो अगला देखो, वस्तुतः। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि वस्तुतः का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, या आपकी अभी आप रीडिंग नहीं करते हो, बिल्कुल। वस्तुतः आपको पता होना चाहिए, वस्तुतः मतलब इन रियल, रियली, या फिर आप देखो इंग्लिश में बहुत बार ऐसे बोलते हैं इनफैक्ट, है ना, बस वही तो वस्तुतः, और क्या। तो वस्तुतः के लिए कुछ भी लिख दो, रियली लिख दो, इन रियल लिख दो, इनफैक्ट लिख दो। तो चलो आप लोगों ने इनफैक्ट खूब सुना है, तो मैं लिख देता हूँ इनफैक्ट, ये लो जी, इनफैक्ट, ठीक है। मैं की इंग्लिश होती है आई, मैं अपनी कलम के माध्यम से सोचता हूँ, आई, सोचता हूँ कौन सा टेंस है बताओ? अब मैं इतना नहीं बता रहा हूँ आपको, बट सोचता हूँ, ता हूँ कौन सा टेंस है? थिंक, है ना, प्रेजेंट सिंपल। आई थिंक,
थ्रू माई पेन, है ना, कलम के माध्यम से सोचता हूँ। चलो आपको ये भी नहीं आया, आप ऐसे लिख दो आई थिंक विद द हेल्प ऑफ माई पेन, वो भी सही ना, मैं मेरे पेन की मदद से सोचता हूँ, है ना, पेन के माध्यम से सोचता हूँ। कुछ भी लिख दो, आई थिंक विद माई पेन, ये भी लिख दो, क्योंकि देखो मैंने आपको जब प्रीपोजिशन पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए उसको यूज करने के लिए किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। तो पेन भी एक तरीके से यहाँ इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए, तो क्या लिख देगा वो, विद लिख देगा। तो कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो मैंने हजारों रास्ते बताए हैं, ठीक है। आई थिंक थ्रू माई पेन, मैं अपनी कलम के माध्यम से सोचता हूँ, ठीक है, यहां तक का हो गया, काटो इसको। आगे क्या है, क्योंकि, क्योंकि के लिए क्या होती है इंग्लिश आप बताओ, बिकॉज, ठीक है जी, बिकॉज काट दिया। अब देखो कितना सिंपल, मेरे मस्तिष्क को तो बहुधा पता ही नहीं होता, मेरे मस्तिष्क को क्या लिखोगे, माई माइंड, लिख दिया। बहुधा, अब देखो बहुधा का मतलब क्या होता है, बहुत बार, यानी कि मेरे दिमाग को तो बहुत बार पता ही नहीं होता है, या बहुत बार वो लड़का यहाँ बहुत बार आता है, बहुत बार मतलब मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन, वो सॉरी टेंस में ऑफन, एक मैंने आपको बताया था शेल्डम, शेल्डम मतलब मैंने आपको सब कुछ बताया था कि जो बच्चा महीने में 25 दिन क्लास जाता है उसको बोलते हैं कि ऑफन, ये मतलब बहुत क्लास जाता है ऑफन। जो बच्चा देखो जैसे मैंने आपको पूरा ऐसे बताया था एकदम एग्जैक्टली समझा समझा के कि जो बच्चा महीने में 5 दिन क्लास जाता है वो है शेल्डम, कि बहुत कभी कभार ही जाता है ना। और जो बच्चा महीने में 25 दिन क्लास जाता है वो क्या होता है, ऑफन, ऑफन मतलब बहुत बार जाता है, वो प्राय जाता ही है। तो देखो बहुधा के लिए क्या लिख दोगे, ऑफन, माई माइंड ऑफन, है ना, पता ही नहीं होता, क्या इंग्लिश होगी, डजेंट नो, माई माइंड ऑफन डजेंट नो, बस। माई माइंड सिंगल है, सिंगुलर है, तो क्या लिख दो, डस नॉट, माई माइंड ऑफन डजेंट नो, डस नॉट नो, देखो नहीं होता। की इंग्लिश मैंने आपको क्या बताई, दैट, ठीक है जी दैट। और क्या देखो मेरा हाथ क्या लिख रहे हैं, अब देखो ये आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है मेरा हाथ क्या लिख रहे हैं, ये मैंने आपको बहुत बार बताया, जब तक पीछे क्वेश्चन मार्क ना होना इसका मतलब आपसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है ना। तो इसमें क्या लिखना है, मेरे हाथ क्या लिख रहे हैं, कि इंग्लिश क्या होगी, वॉट माई हैंड्स और क्या लगा देना है, फुल कंप्लीट। अब देखो आपको एक बात बता, ये की के लिए मैंने दैट बताया आपको ना, कि ये की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दैट। बट देखो दैट और डब्ल्यू एच वर्ड कभी साथ नहीं आता, ये मैंने आपको कब बताया था, ये मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया था, क्या कि दैट और डब्ल्यू एच वर्ड साथ नहीं आते, है ना, ये जब आपको पढ़ाया था तब। तो क्या कर देंगे अपने इस दैट को हटा देंगे, दैट को हटा दिया, मैंने लिखा इसलिए था कि आपको वहां मैं बता नहीं सकता था ये बात, कि एक बार तो लिख लो आप। फिर अब आपको देखो मैंने ग्रामर भी तो पढ़ाई है ना, वो टेक्निकलिटीज तो आपको आती है, तो बस आप खुद सोचो ना, दैट नहीं आएगा, खत्म बात, बस सिंपल हो गया। क्योंकि देखो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए होता है ना, लेकिन ये जो वॉट होता है ना, ये एक कंजक्शन का भी काम करता है यहाँ पे, तो हमें किसी दूसरे कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस, और ये ऐसा नहीं है कि ये बात मैंने आपको बताई नहीं है, आप मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वीडियो देखना, दो ही वीडियो है, ये बात मैंने आपको बताई है कब, जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाया, तो मैंने आपको बताया है ना, सब कुछ बताया आपको, बस सिंपल हो गया ना, देखो खत्म कंप्लीट, आगे चलो देखो, कुछ भी मुश्किल नहीं था थोड़ा, लेकिन आपको एक जो आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो वैसा दिमाग तो रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी देखो बहुत कम संसाधन होंगे, बहुत कम चीजें होंगी, उनमें ही आपको काम चलाना पड़ेगा और अपना बेस्ट देना पड़ेगा, किसी भी चीज के लिए एक्सक्यूज वहां एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। बस आगे चलो, विचारक, विचारक कौन होता है आप बताओ, विचारक कौन होता है, विचारक जो सोचता है, यानी कि कोई इंसान होता है, ए मतलब जो सोचने वाला इंसान है, विचार, विचार थॉट होता है, तो विचारक क्या होगा बताओ, थिंकर, ए थिंकर, क्या लिख देंगे, ए थिंकर, है ना, ए थिंकर। अब देखो अब आगे क्या लिखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। विचारक यानी कि कोई इंसान, ए थिंकर एक नक्शा नवीस जैसा होता है, नक्शा नवीस जैसा, देखो विचारक अगर एक इंसान है तो ये नक्शा नवीस भी इंसान है, और ये इंसान कौन होगा, नक्शे की, नक्शा आपको पता है नक्शा क्या होता है, मैप, नक्शा क्या होता है, मैप, यानी कि कहीं ना कहीं ये नक्शा नवीस वो ये जो मैप बनाता है। मैं मानता हूँ आपको नहीं पता होगा, ये नवीस ऐसा वर्ड है नहीं पता, मैं आपको सच बताऊं मुझे भी नहीं पता, है ना, बट मुझे इतना पता है कि विचारक एक इंसान है, नक्शा नवीस भी एक इंसान है, जो क्या करता है, नक्शे बनाता है ना। तो नक्शे बनाने वाले इंसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं, और उस साइंस को, उस विज्ञान को क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं ना, उस पढ़ाई को क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी, और उसको बनाने वाले को क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। तो सीधा लिख दो, ए थिंकर इज, जैसा होता है, इस थिंकर इज लाइक ए कार्टोग्राफर। अब आप फिर बोलोगे कि सर
हमें नहीं आता कार्टोग्राफर, हमें क्या पता, आपने तो क्या पता कहीं से देख लिया होगा तब आपको आता होगा, ऐसा नहीं है। देखा मैंने भी नहीं है, बट कार्टोग्राफर नहीं आता है, बट ये तो पता है ना, हजारों बार आपने नियोन सर से भी सुना होगा कि मैप बना के आना है, या कहीं भी आपने कोचिंग की होगी खूब सुना होगा कि मैप बनाओ मैप बनाओ। यानी कि मैप का मतलब नक्शा बनाने वाले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेकर। अरे कार्टोग्राफर नहीं आ रहा है तो आप लिख दो ना मैप मेकर, लो। ए थिंकर इज लाइक ए मैप मेकर, लिख दो, खत्म बात। अब देखो कोमा है, कोमा लगाओ। नक्शा नवीस के समान, नक्शा नवीस के समान क्या लिखोगे इसकी इंग्लिश, सिमिलर टू ए मैप, या फिर कार्टोग्राफर, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो, है ना। सिमिलर टू ए मैप मेकर या फिर सिमिलर टू ए कार्टोग्राफर लिख दो, या फिर आप सिमिलर आपको नहीं आ रहा है तो लाइक भी लिख सकते हो, लाइक ए कार्टोग्राफर या फिर लाइक ए मैप मेकर, है ना, कुछ भी लिख दो। क्योंकि देखो मैं गूगल ट्रांसलेशन की मदद से या किसी और चीज़ से मैं ये ट्रांसलेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनसे करने से मैं कभी भी आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, है ना। इसलिए मैं खुद सोचता हूँ, तो खुद देखो अगर मैं एक बार भी वहाँ पे देख लूंगा ना, तो मेरा दिमाग वहीं बाउंड हो जाएगा, मुझे उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं पता चलेगा कि मैं सोचूं मैं क्या सोच सकता हूँ। मैं इतना सोचता हूँ तो ही मुझे इतने वर्ड मिल पाते हैं कि यार ऐसे लिख देते ऐसे लिख देते। थोड़ा सा आप सोचो आपको भी मिल जाएंगे। कार्टोग्राफर नहीं पता, मैप मेकर पता है, वो लिख दो, एक ही बात है। तो देखो सिमिलर, क्योंकि देखो जो कोई भी चीजें हैं उनके, भाई कंप्यूटर इतना नहीं सोच सकता जितना इंसान सोच सकता है ना। तो सिमिलर टू ए मैप मेकर, या फिर क्या लिख दो, लाइक लाइक ए मैप मेकर, या क्या लिख दो लाइक ए कार्टोग्राफर, या क्या लिख दो सिमिलर टू ए कार्टोग्राफर, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। ये इतना हो गया, काट दो। नक्शा नवीस के समान हो गया, काट दो उसका हिज। अच्छा, ध्येय, ध्येय क्या होता है, उसका गोल। ध्येय तो देखो एक ध्येय आई ऐसी कोचिंग भी है। ध्येय क्या होता है, आपका ध्येय क्या है, आपका ध्येय क्या है, आपका गोल क्या है ना, बस। हिज गोल, गोल भी लिख सकते हो, एम्बिशन भी लिख सकते हो। एम्बिशन मतलब भी वही होता है, गोल ही होता है, ध्येय होता है। एम्बिशन लिख दो, गोल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आई थिंक दैट गोल इज ए मोर सिंपल वर्ड देन एम्बिशन, तो गोल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका ध्येय, गोल, तो क्या होता है देखो, भी वस्तुओं के सभी अंत संबंधों का निरूपण करना है। अब आपको एक बात बताता हूँ, ये निरूपण इज नॉट ए न्यू वर्ड फॉर यू, बिकॉज कि जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी उर्मिला के चरित्र में ऐसे कुछ निरूपण जैसा वर्ड था, मुझे ऐसा थोड़ा याद आ रहा है, निरूपण। उसमें भी, वहां भी मैंने आपको क्या बताया था, उकेरा है, ऐसा कुछ था। उकेरा निरूपण एक जैसी ही चीज होती है। तो वहां मैंने आपको एक वर्ड बताया था, डिपिक्ट, है ना। जो मैंने आपको जब मैंने आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया था, तो मैंने वो सभी के सॉल्यूशन भी करवाए थे, तो थोड़ा सा देखते हैं यार। तो क्या है देखो, निरूपण करना है ना। देखो क्या लिखा है, सिमिलर टू मैप मेकर हिज गोल इज टू। और आपको एक बात बताऊं, ये करना है, इसका ट्रांसलेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि करना है जैसे ना है, नी है, ने है, इसकी इंग्लिश में क्या करना होता है, ये करना होता है देखो, इज टू डिपिक्ट। ये पढ़ाया है मैंने आपको, कोई बच्चा से सोचे कि उसमें से पढ़ाया हुआ नहीं आया, सब कुछ आया उसमें से यार। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक बताया जो बहुत नया हो आपके लिए, नहीं बताया ना। जो नॉलेज आपके पास है उसी का ही यूज करके मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। अब देखो क्या लिख दिया, इस टू डिपिक्ट, यानी कि का निरूपण करना, काट दो, किसका, सभी की, मतलब वस्तुओं के सभी अंत संबंध। अंत संबंध क्या होते हैं, अंत का मतलब क्या होता है, इंटर, टू डिपिक्ट इंटर रिलेशन। अंत संबंध क्या होगा, इंटर रिलेशन। तो रिलेशन नहीं पता, रिलेशन तो वैसे आपको पता ही होगा, इंटर कनेक्शन लिख दो। कनेक्शन भी तो क्या होता है, संबंध, इंटर कनेक्शन लिख दो यार, इंटर रिलेशन लिख दो, एक ही चीज है। ये हो गए अंत संबंधों, सभी वस्तुओं के, इंटर रिलेशन ऑफ लिख दो, ऑल, ऑल मतलब सभी, ऑल द थिंग्स। ये हो गया जी। देखो, a thinker is like a cartographer, a map maker, similar to a map maker, his goal is to depict interrelation अंतर संबंधों of all the things। बस उस क्या निरूपण करना है, किसका डिपिक्ट करना है, क्या डिपिक्ट करना है, इंटररिलेशंस ऑफ ऑल दी थिंग। तो क्या मुश्किल है यार, अंत संबंध की इंग्लिश नहीं आती क्या आपको, क्या नहीं आती, वस्तु की इंग्लिश नहीं आती, किसकी इंग्लिश नहीं आती, सारी तो आती है आपको। अब देखो लास्ट, ये बहुत सिंपल था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। अब यार ऐसा मत सोच, अब इसका तो आप खुद ही कर दो, क्या कितना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की इंग्लिश क्या होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है जी, अभिव्यक्ति क्या हो गया, सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है, इज दी मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रीडम।
ठीक है। कहाँ? लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज में, इन डेमोक्रेटिक एंड फ्री, मतलब ये पूरा हो गया ना, ये टुकड़ों में तोड़ तोड़ के करना है। पूरे सेंटेंस को देखोगे नहीं होगा, है ना। पूरे सेंटेंस को मत देखो, आपको डर लगेगा अरे अवश्य क्या लिखा है, निरूपण क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, नक्शा नवीस क्या लिखा है। कुछ नहीं है यार, वो ऐसी डराने के लिए आपको डराया जा रहा है उन चीजों से, है कुछ भी नहीं, वो डरो मत उनसे। भाई यही तो होता है, बताओ एसडीएम बन जाओगे क्या होगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आपको डराएंगे, डरना ही तो नहीं होता है। वही तो यहाँ सीखोगे आप। अगला देखो, क्योंकि क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, बिकॉज, बिकॉज यह सभी स्वतंत्रताओं की आधारशिला है। बिकॉज आता है ना आपको, क्योंकि को बिकॉज बोलते हैं, यह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इट बोल दो, दिस बोल दो, कुछ भी लिख दो, इट लिख दो, दिस लिख दो, दिस लिख दो। आधारशिला क्या नहीं पता क्या आपको, आधारशिला क्या होती है? आधार क्या होता है? फाउंडेशन। आधारशिला क्या होती है? फाउंडेशन, बस। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल, सभी, ऑल दी स्वतंत्रताओं, ऑल दी, बस खत्म। Freedom of expression is the most important freedom in democratic and free society because this is the foundation of all the freedom. फाउंडेशन क्या होता है? आधारशिला। चलो फाउंडेशन भी ना आता तो सपोर्ट लिख देते कुछ, है ना, सपोर्ट सिस्टम, दिस इज द सपोर्ट ऑफ ऑल द फ्रीडम्स, कुछ भी लिख देते यार, तो सब सही हो जाता। अब क्यों इतना सब दिमाग में आता है मेरे, क्योंकि मतलब इजीली मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार बच्चों के लिए क्या थोड़ा, मतलब ये ना आता हो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। चले आगे। अब देखो, अगला क्वेश्चन तो क्या होता है एक्चुअली में, अगला क्वेश्चन होता है इलेबरेशन, है ना। अब देखो इलेबरेशन तो मैं अब यहाँ आपको क्या लिख के दिखाऊं, है ना, वो आपने जैसा लिखा है ठीक है, वो अब लिखे है वो लिखे है, नंबर मिल जाएंगे आपको, कोई बात नहीं है। बट देखो आप अब कोई अब जो कोर्स लाएंगे उसमें आप आना ज्वाइन करना, उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, सब चीज़ें कैसे क्या लिखना है क्या करना है। देखो मैंने आपको लेटर लिखना इतना अच्छे से सिखाया था, और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको रिपोर्ट नहीं पढ़ाई थी। मैं यही चाहता था कि मैं आपको रिपोर्ट ना पढ़ाऊं और आप पढ़ के भी ना जाओ। पढ़ के नहीं जाओगे तो वहां लिख के भी नहीं आओगे, और लिख के आनी ही नहीं थी। काटो इस रिपोर्ट को, लिखनी नहीं है ये, है ना। क्या लिखो? रेजिग्नेशन का लेटर। कितना देखो कितना क्या पूछा है, राइट ए लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू योर एम्प्लॉयर जस्टिफाइंग योर इंटेंट, है ना। आपको अपने एम्प्लॉयर को लेटर लिखना है कि वो भी कैसा, रेजिग्नेशन क्यों, और क्या करना है कि आप क्यों छोड़ रहे हो, या फिर जस्टिफाइंग योर इंटेंट, है ना, आपका क्या है छोड़ने की वजह, क्योंकि रिजाइन कर रहे हो, छोड़ने की वजह लिखनी है। आपको एक ऐसा लेटर लिखना था। यार मैंने आपको इतना बताया था कि आप लेटर लिखो, उसके अंदर 5 पॉइंट बनाना, है ना। आप छोड़ने के 5 पॉइंट बनाते, भी छोड़ने की क्या वजह कि सर चाहे मेरी ग्रोथ या ना हो उतनी, जितना मेरे में मान लो पोटेंशियल हो, ये हो वो, कुछ भी छोड़ने की कोई भी 5 वजह लिख सकते हो, मेरी फैमिली अब्रोड शिफ्ट हो गई है, कुछ भी, है ना ऐसे। तो यार 5 वजह ही तो लिखनी थी छोड़ने की। और मैं कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने मेरी बात को अच्छे से मान के, 100% मान के, अगर सही से 5 पॉइंट बना के छोड़ने की वजह के 5 रीजन लिखे हों कि भाई इस वजह से मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, प्लीज मेरा रेजिग्नेशन आप एक्सेप्ट, मैं पक्का कह रहा हूँ उसके 7 से 8 नंबर आएंगे। आप देखना, उसके 7 में से 8 नंबर आएंगे, 7 से 8 नंबर आएंगे पक्का। लेकिन जिसने भी अच्छे से मेरी बात मानी हो, क्योंकि एग्जामिनर 5 पॉइंट देखते ही खुश हो जाएगा और वो आपको नंबर देगा, वो आपको जरूर नंबर देगा। और मैंने कितनी बार आपको बताया था, एक बार आप मेरा लेटर का वीडियो देखना यार, मैंने मतलब बहुत कुछ और बहुत मुश्किल चीजें बहुत आसानी से आपको बताइए कि यार ये करके आना, ये चीजें करना। और आप यहाँ जो टेस्ट सीरीज लिखते थे, मैं खूब कमेंट लिखता था कि यार आप प्लीज पॉइंट बनाओ, प्लीज पॉइंट बनाओ। अब देखो जो बच्चा आज बना के आया है, उसका तो वो तो बहुत आगे निकल जाएगा। अब जिन लोगों ने नहीं बात मानी, अब मैं उनका तो क्या कर सकता हूँ, तो आप मतलब मानो, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। अब देखो पेपर ऐसे मुश्किल नहीं था बहुत, है ना, बट चलो फिर भी आपको लगा मुश्किल था, इजी था, कैसा भी था, मीडियम था, जो भी था कोई बात नहीं, अब तो हो गया तो हो गया, चलो छोड़ो उसको। बट देखो मैं गारंटी लेता हूँ, आप सही से पढ़ो मेरे सब चीज़ें, वी मेक इट ईजी, है ना, वी विल मेक इट ईजी फॉर यू। मैं आपके लिए, हम पूरी टीम, मतलब सिर्फ पेपर 4 ही नहीं, पूरे इस RS को, पूरे पेपर GS 1 2 3 4 सबको आपके लिए ईजी बना देंगे, क्योंकि बहुत सही लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए। आपके लिए जरूर इसको ईजी बना देंगे सब चीज़ों को। आप थोड़ा सा भरोसा करके जुड़ो, सही से पढ़ो, एक एक चीज, एक एक बात जो आपको बताई जाए ना, उसको नोट करो अच्छे से, एक एक चीज काम में आएगी, हर एक चीज काम में। कितना सा यूट्यूब पे पढ़ाया था, सोचो, सब कुछ उसमें से बताया ना मैंने, सब कुछ बताया उसमें से। आप एक एक वीडियो को दोबारा से देखना कि जो मैं बताया वो सब कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आपको सब कुछ मिलेगा वहां पे। इवन पहले दूसरे 2 3 वीडियो भी देखोगे ना, आप में रियल में बहुत इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। अब देखो, अब देखो इतना आपने सुना है, अब आपको 2 मिनट और सुनना है।
जाना मत कहीं भी। अपकमिंग, क्योंकि देखो आप जल्दबाजी में कहीं जॉइन कर लोगे, कहीं कोर्स वोर्स जॉइन कर लोगे, उससे आपको नहीं फ़ायदा होने वाला बेटा, नहीं फ़ायदा होगा। मैं देखता हूँ कि कुछ कोचिंगों ने जैसे पेपर 4 की, मतलब मुझे ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है ऐसे जीएस 1, 2, 3 का, बट मुझे पेपर 4 की इंग्लिश का ठीक-ठाक पता है कि इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, मुझे अच्छे से पता है। मैं देखता हूँ पहला टॉपिक ही टीचर आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल और विद ट्रांसलेशन ऐसे। यार आर्टिकल ट्रांसलेशन का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर कभी भी आर्टिकल से शुरू नहीं करेगा। वो किससे शुरू करेगा? या तो वो वर्ब से शुरू करेगा या टेंस से शुरू करेगा, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ तो मॉडल से शुरू कर देगा, बट आर्टिकल से शुरू नहीं करेगा, है ना? आर्टिकल ट्रांसलेशन का कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है यार। आप कैसे मतलब टीचर को या तो वो जो बनाने वाले हैं पूरा शेड्यूल उनको पता नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता। बट बस मैं आपको इतना ही कहूँगा, आप कहीं गलत जगह मत जॉइन कर लेना, थोड़ा-सा वेट करो, है ना? इतनी जल्दबाज़ी भी मत करो। अभी-अभी जस्ट आपका एग्ज़ाम हुआ है, पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बट ऐसे फटाफट कोर्स लेने की ऐसे कोई जल्दबाज़ी मत करो। कनेक्ट सिविल्स आपके लिए सब कुछ लेके आएगा, सब कुछ लाएँगे इस बार। अब देखो क्या अपकमिंग कोर्सेज़ क्या, देखो आप पूरा आरबीसी कवर करेंगे, एनसीईआरटी कवर करेंगे, इग्नू उसको कवर करेंगे, और करंट का पूरा सब न्यूज़पेपर व्यूज़पेपर सब कवर करेंगे, और क्या लाएँगे, मेंस की टेस्ट सीरीज़ लाएँगे इसी के अकॉर्डिंग। पहले भी देखो हमने तो आरबीसी एनसीईआरटी पर ही पूरा ध्यान दिया था, कोई ज़्यादा ऐसे नोट्स वोट्स का नहीं था ना, सब कुछ वहीं से ही बनाया था। वही वही ऑथेंटिक सोर्स है, सबको पता है अपने को। उन सब का मेंस की टेस्ट सीरीज़ का आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा, और दोनों मीडियम के अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों। और ऐसा ही देखो प्रीलिम्स के लिए भी लाएँगे, और देखो ये सब कुछ कवर करेंगे, आरबीसी, एनसीईआरटी, इग्नू विग्नू सब, और क्या करेंगे, आपको उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देंगे। आगे चलो देखो, और क्या देखो, अपकमिंग कोर्सेज में क्या होगा, देखो डायग्राम की क्या नीड होती है, कैसे बनाना होता है, कैसे जल्दी बनाना है, सब कुछ आपको सिखाएंगे। आप थोड़ा सर का कलम के वीडियो देख के देखना, यूट्यूब के ऊपर पड़े खूब सारे, आपको बहुत इंप्रूवमेंट आएगा उनसे। और देखो इंट्रो कंक्लूजन कैसे लिखना है, बच्चे छोड़ देते हैं ऐसे ही, नहीं लिख पाते सही से। फैक्ट्स डेटा कैसे डालने हैं क्वेश्चन के अंदर, और देखो स्पेस यूटिलाइजेशन, यानी कि देखो स्पेस मतलब क्या है, कि 2 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर में दे दिया है ना, तो अब उस स्पेस को कैसे कैसे मैनेज करें कि यार कंटेंट थोड़ा ज़्यादा में कैसे डालें, फालतू की चीज़ें भी नहीं डालनी है, उन काम की चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए वो सब आपको सिखाएँगे। और देखो सब्जेक्ट की क्या डिमांड है, किस देखो इकोनॉमिक्स को डेटा चाहिए, है ना? पॉलिटी को आर्टिकल चाहिए, और देखो किसको ज्योग्राफी को डायग्राम चाहिए, इंग्लिश को ग्रामर चाहिए, सबका अलग-अलग डिमांड है, वो सब कुछ सारी आपको सब कुछ कैटर किया जाएगा यहाँ पे। वैल्यू एडिशन खूब करवाया जाएगा आपकी जो भी कंटेंट आपके पास है उसके अंदर ना। और देखो अपकमिंग कोर्सेज़ क्या, मेंस का आएगा, वीडियो लेक्चर आएँगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रीलिम्स में क्या होगा, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको फुल कोर्स मिलेंगे अब आपको सब कुछ यहाँ। और देखो इंग्लिश, हिंदी का पेपर 4 आ जाएगा स्पेशल से, उसमें क्या होगा, डेली प्रैक्टिस होगी, पेपर 4 का कोर्स होगा, इंग्लिश भी पढ़ाएँगे, हिंदी भी पढ़ाएँगे। और दूसरा देखो, अब ऐप जल्दी ही मतलब लॉन्च होने वाला है ना, लगभग तो देखो सब चीज़ें ऐप की तैयार हो चुकी है, आप खुद देखो सब कुछ। प्रीलिम्स का कोर्स है, मेंस का है, फ्री कोर्स है, पीडीएफ नोट्स है, सब कुछ है मतलब, और बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है। ऐसा नहीं फालतू का कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से अरेंज है, पूरा ये ऐप ऑलमोस्ट अपना तैयार है। तो थोड़ा-सा वक़्त दो हमें यार, ये सब ऐप आप का ये सब ना। तो देखो बहुत अच्छी टीम है, नियोन सर है, आर्गन मैम है, क्रिप्टोन सर है, रेडोन सर है, जेनोन सर है ना? तो देखो बहुत सारे लोग आर सेलेक्टेड ऑलरेडी, कोई आईआईटी खड़गपुर से, कोई आईआईटी दिल्ली से, कोई आईआईटी धनबाद है, कोई आईआईटी रुड़की है, यूपीएससी के इंटरव्यू दिए। तो देखो एक लाइन लिखी है, वी आर हियर बाय चॉइस नॉट बाय चांस, है ना? क्यों? देखो हम सब लोग यहाँ पे चॉइस से हैं, मतलब हमारी ऐसे हमारी चॉइस है कि हमें पढ़ाना है, कुछ अच्छा करते हैं बच्चों के लिए। बाय चांस नहीं है, या फिर कोई हम ऐसा नहीं है कि बेरोजगार लोग हैं इसलिए यहाँ पढ़ाने के लिए आ गए, ऐसा नहीं है। हम सब बहुत ही मतलब वेल सेटल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन देखो पैसे कमाने होते तो यार इतना, मैंने पिछली बार पूरा मेंस में आपको सब कुछ फ्री कराया, क्या उसके थोड़े बहुत पैसे रख के नहीं कमा सकते क्या? आराम से कमा लेते, 100-500 बच्चे कोर्स आराम से खरीद लेते। बट ऐसा कोई टारगेट नहीं है बहुत ज़्यादा, आप ऐसा मत सोचो। तो करवाया ना आपको सब कुछ, मैं ऐसे सिर्फ बोलने की बात नहीं है, सब कुछ करवाया ना, एक मेंस पूरा निकालना भी बहुत बड़ी बात होती है यार, कि आपको सब कुछ फ्री दिया, और हर प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको हर जगह फ्री देने की कोशिश की है। और ऐसी ही सोच मतलब नियोन सर की भी है, तो बहुत सही टीम है हमारी पूरी, और मतलब क्वालिफाइड लोग हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि क्वालिफ़िकेशन में कोई भी कमी हो। तो देखो, आप कनेक्ट सिविल्स का चैनल जॉइन कर लो। जो भी जब मतलब जल्दी से जल्दी ऐप आने वाली है, जब भी आएगी आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखो, अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप लेट्स कनेक्टेड पे मैसेज कर दिया करो। जो नए बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली ना, पुराने बच्चे तो अपने को सब जानते ही हैं। अब देखो, ये आपके लिए हमेशा ही बताते हैं कि हाउ टू जॉइन, जैसे लिख दिया। रेस्पेक्ट एवरीवन, ना सभी की क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है, क्योंकि आजकल लोग क्या है ना, बहुत ईगो में रहते हैं, तो सभी का ईगो क्या करना है, सेटिस्फाई करना है अपने को, किसी के सामने अकड़ नहीं दिखानी होती, क्योंकि थोड़ी बहुत देर का होता है, सब चला जाता है बाद में। खूब एक्सरसाइज किया करो, मतलब हफ्ते में 4-5 दिन, और देखो अच्छा खाना खाना है, ईट हेल्दी, और देखो अपने घर वालों से लगातार बात करते रहना है, क्योंकि देखो स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, ये सब चीज़ें आपके नहीं आनी चाहिए, क्योंकि
मतलब आप बच्चे हो, आपको नहीं पता है कि डिप्रेशन से, स्ट्रेस से क्या होता है। इनसे ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो जाती है कि आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिजीज़ का नाम आपने नहीं सुना होगा, कभी आप सर्च करना, है ना? एक्जिमा जैसी चीज़ें होती हैं, वो किससे होती है पता है आपको? स्ट्रेस से, ज़्यादा टेंशन लेने से ही होती है, और कोई वजह नहीं है उनके होने की, और वो दुनिया की लाइलाज बीमारियाँ हैं, वो कभी सही नहीं होती है। तो मतलब आप उन चीज़ों को समझो। ऐसी गलती स्ट्रेस की, डिप्रेशन की कभी नहीं करनी है। आराम से एक्सरसाइज करनी है, घरवालों से बात करनी है, अच्छा खाना खाना है, और खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है। ऐसा भी नहीं करना है सारा दिन पढ़ाई की सोचनी है और पूरे दिन करनी भी नहीं है और शाम को टेंशन लेनी है। ऐसा इंसान भी नहीं होना चाहिए, है ना? आप खूब मजे किया करो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करना, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करना। ट्विटर पे हमें फॉलो करना, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करना कनेक्ट सिविल्स को। और देखो, ये सब स्क्रीनशॉट आप लगा देना। ओ देखो, ये क्या है? ये कमेंट करने के लिए है कि अब देखो, ये वीडियो अभी तो मैंने शूट कर दिया, हो सकता है आज रात को आपको मिल जाएगा। तो अब ये वीडियो आपको जो भी लगाओ, जैसा लगाओ, इस पे आप कमेंट जरूर करना, है ना? कि मतलब क्या चीज़ और कैसे सही हो सकती है, या फिर जो भी कोर्स लाएं उसके अंदर आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हो, किन चीज़ों को कैसे करवाया जाए। जो भी आपका हो, जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप जरूर जरूर कमेंट करना। और देखो, सब्सक्राइब कर लेना अपने यूट्यूब चैनल को। और देखो, पीडीएफ आपको कनेक्ट सिविल के चैनल पे, या मतलब जहाँ कहीं भी आपको कनेक्ट सिविल लेट्स कनेक्टेड पे आप मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप लेट्स कनेक्टेड पे मैसेज कर ही देना सर को, कनेक्ट सिविल्स के चैनल पे जाके ना, और ज्वाइन भी कर लेना, मैसेज कर देना, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के अंदर पूरा इसका सोल्यूशन दे देंगे अच्छे से, क्योंकि अभी तो ये तो मैंने पेन से लिखा है, तो आपको थोड़ा नहीं ऐसा तो नहीं देंगे, बट अच्छे से लिख के इसका सोल्यूशन पूरा आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और देखो, कहीं भी कोर्स ज्वाइन करने की ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लाएँगे, और बहुत मतलब बहुत ही रीज़नेबल रेट में सब कुछ लाएँगे। तो थोड़ा-सा सब्र रखो और हम पे भरोसा रखो। इतना सब कुछ करवाया है ना, तो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करवाएँगे। ये देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये वीडियो अब कोई नहीं डालेगा इंग्लिश का सॉल्यूशन, मैंने डाला है, क्योंकि देखो, ये जो एरर के क्वेश्चन होते हैं ना, बाकी सब चीज़ें तो गूगल पे सर्च की जा सकती है। ये इनके आंसर सर्च नहीं किए जा सकते हैं। ये इन सब चीज़ों को कराने के लिए बहुत मतलब प्रॉपर नॉलेज चाहिए आपको, बहुत डीप नॉलेज चाहिए, तब आप इनमें हाथ डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जो आप देखना ना, बहुत सारे लोग जो डाल इधर-उधर टेलीग्राम पे यहाँ कहीं सॉल्यूशन डालेंगे, सब बहुत सारी गलतियाँ होंगी उसके अंदर, ऐसा थोड़ी। आपको बहुत प्रॉपर्ली बहुत सही चीज़ें करवाइए, थोड़ा-सा भरोसा रखो, इतना करवा सकते हैं तो बहुत कुछ करवा सकते हैं ना। ज़रूर-ज़रूर आपका साथ देंगे पूरा-पूरा सिलेक्शन। तो ठीक है जी, जय हिंद। आप ये पूरा सॉल्यूशन देखना, और जैसा आपको लगे, जो लगे, कमेंट ज़रूर करना उसका। ओके।